नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। फरवरी 2017 में बना यह नॉन प्रॉफिट संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों पर काम करता है, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। इसके निदेशक और सलाहकार मंडल में भारतीय नाम भी हैं जिनमें कई परिचित हैं। वेबसाइट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी नाम है। पूर्व सदस्य के रूप में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया का भी नाम है जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल हैं। स्पाइस जेट लिमिटेड के अजय सिंह हैं। स्टार एंड डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर हैं। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा हैं। 31 अगस्त को आए जीडीपी के आंकड़े के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन है। -24% जीडीपी पर प्रधानमंत्री सहित वित्त मंत्री या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी कुछ नहीं बोला है। इस संदर्भ में भी यह भाषण महत्वपूर्ण हो सकता है। आईएमएफ के मुताबिक G20 देशों में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में ही आई है। There is global optimism towards India. हम आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई को अमेरिकी भारत बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया था। उस सम्मेलन का नाम था इंडिया आइडियाज समिट। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आशावाद पर जोर दिया था। 2 डिफेंस कॉरिडोर और रक्षा सौदों में 74% के निवेश के बारे में बात की थी। कहा था कि भारत में 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और इतने ही जुड़ने जा रहे हैं। आशावाद पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2019-20 में 74 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था और इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच 20 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश हुआ है। लेकिन जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के पूंजी निवेश में 47.9% की गिरावट आई है। पिछले साल अगस्त में कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी गई थी, जिसके कारण सरकार को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स का घाटा हुआ था। अब इससे संबंधित रिपोर्ट जो छप रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट ने टैक्स छूट का लाभ अपने खाते को ठीक करने में उठाया, निवेश नहीं किया। 8 अगस्त को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का बयान है कि कोविड के दौरान भारत में 22 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में भी भाषण दिया था। यह ब्रिटेन और भारत के आर्थिक संबंधों के संदर्भ में था। उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आर्थिक संकट के बाद जो ग्लोबल रिवाइवल है, वैश्विक पुनरुत्थान होगा, उसमें भारत की अग्रणी भूमिका होगी। कहा था कि हमारे राहत पैकेज को स्मार्ट बनाया गया है और सबसे अधिक गरीबों तक पहुंचने का तरीका निकाला गया है, लक्ष्य बनाया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश पर जोर दिया गया है। उन्होंने कई तरह के अवसर की बात की थी। जुलाई से लेकर सितंबर की तिमाही में ऐसा क्या हो जाएगा कि अप्रैल से जून की तिमाही की भरपाई हो जाएगी। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी की विकास दर -24% हो गई है। कभी डबल डिजिट ग्रोथ का ख्वाब दिखाया जा रहा था। नोटबंदी के बाद यह इतनी दूर का लक्ष्य हो गया है कि 8% के ग्रोथ को भी शानदार माना जाने लगा था। फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। नई जीडीपी आने के बाद आखिर सरकार ने एक तरह से अनदेखा क्यों किया? क्या उसे लगता है कि अगली तिमाही में जीडीपी शानदार होने ही वाली है? तो अभी विपक्ष की हाय हाय में क्यों शामिल होना है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर लगातार दूसरा वीडियो जारी किया है। राहुल के अनुसार नोटबंदी से लेकर तालाबंदी के बीच एक कनेक्शन है। हैरानी की बात है कि उनके वीडियो को भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने आराम से अनदेखा कर दिया है। कम से कम वित्त मंत्री को तो उनके आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख देनी चाहिए थी। पर जीडीपी के आंकड़े जब से आए हैं, वित्त मंत्री ऐसे चुप हैं जैसे जीडीपी बाल विकास मंत्रालय का मामला हो। हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया।
मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। A diverse range of people for the US-India Summit 2020. The work of the US ISPF is bringing India and USA closer is commendable. I have known John Chambers for many years now. His affection towards India is very, very strong. A few years ago, he was awarded the Padma Shri honor. Friends, the theme of this year is a relevant one, navigating new challenges. When the year 2020 began, did anybody imagine this is how it would pan out? A global pandemic has impacted everyone. It is testing our resilience, our public health systems, our economic systems. The current situation demands a fresh mindset. A mindset where the approach to development is human-centric, where there is a spirit of cooperation between everyone. Friends, while looking at the way ahead, we should keep our focus on ramping up our capacities, securing the poor, future-proofing our citizens. This is the path India is taking. India was among the first in creating a responsive system of lockdowns. India was among the first to advocate the use of masks and face covering as a public health measure. We are also among the earliest to create public awareness campaigns about social distancing. In record time, medical infrastructure was scaled up, be it COVID hospitals, ICU capacities, and more. Starting from one testing lab in January, we now have around 1,600 labs across the country. The outcome of these efforts has been that a country with 1.3 billion people and limited resources
has one of the lowest death rates per million in the world. The recovery rate is also steadily rising. I'm happy that our business community, in particular small business, been proactive. From almost nothing, they made us the second largest PPE kit manufacturers in the world. This is in line with India's spirit of challenging the challenge to emerge stronger. In the last few months, the nation has battled COVID and other natural crises such as floods, two cyclones, locust attack. But it has only made the people's resolve stronger. Friends, through the entire COVID-19 period and the lockdown, the government of India was clear on one thing: the poor have to be protected. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for India's poor is among the largest support system seen anywhere globally. Free food grain is being provided to 800 million people. This scheme operates for 8 months. 800 million people means more than double of USA's population. Free cooking gas is being provided to around 80 million families. Cash support has been provided to around 345 million farmers and needy people. The scheme has given much needed employment for migrant workers by creating almost 200 million percentage of work. Friends, the pandemic has impacted several things, but it has not impacted the aspirations and ambitions of 1.3 billion Indians. In the recent months, there have been far-reaching reforms. These are making business easier and red tapeism lesser. Work is actively underway on the world's largest housing program. The renewable energy infrastructure is being expanded. Rail, road, and air connectivity is being boosted. Our country is creating a unique digital model to build our national digital health mission. We are using the best of fintech to provide banking credit, digital payments, and insurance to millions. All these initiatives are being taken using world-class technology and global best practices. Friends, this pandemic has also shown the world that the decision on developing global supply chains should be based on not only on costs, they should also be based on trust, along with affordability of geography. Companies are now also looking for reliability and policy stability. India is the location which has all of these qualities. As a result, India is also becoming one of the leading attractions for foreign investment. Be it America or the Gulf, be it Europe or Australia, the world believes in us.
We have received over $20 billion of foreign investment flows during this year. Google, Amazon, and Mubadala Investment have announced long-term plans for India. Friends, India offers a transparent and predictable tax regime. Our system encourages and supports honest taxpayers. Our GST is a unified, fully IT-enabled indirect tax system. Insolvency and bankruptcy code has reduced risk for the entire financial system. Our comprehensive labor reforms will reduce compliance burden for employers. It will also provide social security protection to the workers. Friends, the importance of investment in driving growth cannot be overstated, and we are tackling both demand and supply side of it. By making India one of the lowest tax destinations in the world and with further incentives for new manufacturing units, mandatory e-platform based faceless assessment will go a long way in helping citizens. So, will the taxpayer charter? The continued regulatory reforms in bond markets ensure improved ease of access for investors. There are tax exemptions to sovereign wealth funds and pension funds for infrastructure investment. FDI into India rose by 20% in 2019. This when global FDI inflows fell by 1%. This shows the success of our FDI regime. All of the above steps will ensure a brighter and more prosperous tomorrow. They will also contribute to a stronger global economy. Friends, 1.3 billion Indians have embarked on one mission to make an Atmanirbhar Bharat or self-reliant India. Atmanirbhar Bharat merges the local with global. It ensures India's strengths act as a global force multiplier. Time and again, India has shown that our goal is global good. Despite our large local needs, we did not shy away from our global responsibility. The responsibility of being the world's leading producer of generic medicines. We ensured constant supplies to the world. We are also at the forefront of research on the vaccine for COVID-19. A self-reliant and peaceful India ensures a better world. Atmanirbhar Bharat is about transforming India from being just a passive market to an active manufacturing hub at the heart of a global value chains. Friends, the road further ahead is full of opportunities. These opportunities are in the public and private sector. They cover core economic sectors as well as the social sectors. Recent sectors that have opened include coal, mining, railways, defense, space, and atomic energy.
Production-linked incentive schemes have been launched for mobile and electronics, medical devices, pharma sectors. They have been well received. Such schemes are being planned for other champion sectors too. Reforms in agriculture marketing and $14 billion agriculture financing facility bring several opportunities. Friends, for challenges in India, you have a government that believes in delivering results. A government for which ease of living is as important as the ease of doing business. You are looking at a young country with 65% population less than 35 years old. You are looking at an aspirational country that has decided to take the nation the new heights. This at a time when we mark 75th years of independence. You are looking at a country with political stability and policy continuity. You are looking at a country with commitment to democracy and diversity. Come, be a part of this journey with us. Thank you. Thank you very much. प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अर्थव्यवस्था को लेकर आशावान दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था वापसी की तरफ मुड़ेगी तब भारत की अग्रिम भूमिका होगी। मगर G20 जिन्हें शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, सबसे खराब प्रदर्शन भारत का है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। अगर आप एशिया के देशों से तुलना करें तो इस महामारी के समय में भी कई देश एशिया के भारत से बेहतर कर रहे हैं। आपको वो हेडलाइन याद होगी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की। क्या आपके जीवन में उस पैकेज से कोई असर पहुंच रहा है? नौकरी और काम दोनों के अवसर सिकुड़ गए हैं। हर दिन काम की तलाश में निकलने वाले लोगों के लिए हर दिन एक नया जुआ होता जा रहा है। कभी कभी तो 3-3 दिनों तक काम नहीं मिलता है। 3 दिन काम ना मिले और 1 दिन काम मिले तो पहले से मजदूरी कम हो तो हिसाब लगाकर देख सकते हैं कि दैनिक कामगार की कमाई कितने प्रतिशत घट गई है। आत्मनिर्भर भारत का नारा ठीक है, पहले वाले नारे भी खराब नहीं थे, तरह तरह की इंडिया वाले, मगर अब उनकी जगह नया आ गया है तो स्वागत है। मरियम की यह रिपोर्ट हमें उस दुनिया में ले जाती है जिसका हाल पता तो है मगर हम देखना नहीं चाहते। आप यहाँ कितने बजे से आते हैं भैया? 9 बजे आ जाते। 9 बजे आते हैं। 3 दिन से कर लगा लिया। 3 दिन से कोई काम नहीं क्या करें? संतोष परिहार बोलते बोलते रुआंसे हो गए। करता है लड़का काम, ऐसे ही वो भी करता है, कभी लग गया कभी नहीं लगा। वो गुरुग्राम के एक बंगले में सिक्योरिटी गार्ड थे। लॉकडाउन में उनका काम छूट गया। अपने ही जैसे कई और लोगों की तरह वो अब भी काम की तलाश में हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। वो हर रोज गुरुग्राम के लेबर चौक में कई घंटे इंतजार करते हैं कि शायद कहीं कोई काम देने वाला मिल जाए। तो आजकल यहाँ चौक पे आने से कितना कमाई हो जाता है महीने का आपका? लगे तो मिल जाता है 100, 200, 300, नहीं लगा तो बैठ के वग जाते हैं। क्या करें? आपके घर पे कौन कौन है अभी? मैं, मेरी एक बेटी है, घरवाली है, एक बच्चा है, लड़का है। हाँ, बस किराए पे कमरा ले रखा है यहाँ चकरपुर में, 4000 रुपये महीने। क्या करें? गांव में मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं। आजकल आप तो कह रहे हैं आपका तो दवाइयाँ भी चल रही होगी। दवाई चलती है, क्या करूँ? अल्लाह का करता है, उसी में दवाई भी आती है, घर का खर्च भी चलता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ। कुछ मेरे इंडिया का जीडीपी रिकॉर्ड लो पे है, लेकिन इसका असर आम आदमी पे क्या होता है हमें ऐसी जगहों पे दिखाई देता है। ये लेबर चौक है गुड़गांव में, जहां बहुत सारे लोग लॉकडाउन से ही बेरोजगार हैं और अभी भी अपने लिए एक जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।
काशीबाई गुरुग्राम में पौधों की एक नर्सरी में काम किया करती थी। लॉकडाउन में उनका भी रोजगार छिन गया। काम की आस में वो भी हर रोज यहाँ लेबर चौक आ जाती हैं। तो उसके बाद कोई दूसरा काम लगा है आपका? कहाँ लगा जी, कहाँ बैठे हैं, अभी तो 1 महीना से बैठे पड़े हैं, काम ही नहीं है कहीं। यहाँ पे काम मिलता है? वहाँ नहीं मिला था, हम तो मैम जी कई दिन से यहाँ आए, लौट के चले जाते हैं, वहाँ नहीं मिला। काम नहीं मिलता। वहाँ पे कितना कमाई हो जाता था? 9,000 का महीना का। हाँ। और यहाँ पे कितना मिलता है अगर काम? यहाँ तो काम मिलता है तो 500 400 ऐसे मिलता है। तो महीने में कितना कमा लेते हैं आजकल? अब यहाँ तो मैम जी कोई काम ही नहीं है, तो कहाँ से कमाएंगे, अभी नहीं लग रहा था। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर है 6 दिन से काम भी नहीं मिल रहा है। नूतन कुमार पेशे से पेंटर हैं। लॉकडाउन के दौरान वो उत्तर प्रदेश में अपने गांव लौट गए थे, लेकिन जब वहां भी कोई काम नहीं मिला तो गुरुग्राम लौट आए। पर यहाँ भी काम है कहाँ? काम ही नहीं था कुछ। गांव में भी काम नहीं। जब यहीं के काम करने वाले बंदे यहाँ आ जाते हैं, यहीं करते रहते हैं काम, और वो भी लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। आप कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? मैं 6 दिन से आ रहा हूँ, एक भी दिन काम नहीं एक भी लगा? दिन काम नहीं मिला। और वहाँ से किराया लेके आए थे, और यहाँ आज खाने के लिए नहीं है, 1 रुपये नहीं है जेब में, अब क्या करेंगे? ऐसे कितने ही दिहाड़ी मेहनतकश मजदूर हर रोज दोपहर 1 बजे तक गुरुग्राम के लेबर चौक पर इंतजार करते हैं, लेकिन काम बहुत ही कम लोगों को पाता है, जबकि पहले हर रोज उन्हें कोई ना कोई काम मिल जाता था। आप कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, कहाँ करते थे? करते थे इधर 56 इधर थे। अच्छा, तो अभी वो काम बंद हो गया? बंद हो गया। ये कब की बात है, कब बंद हुआ? हो गया, लॉकडाउन से पहले बंद हो गया। तो आपको लगता है ये सुधार आएगा अभी, ये हालात सुधरेंगे? हमें तो नहीं लग रहा सुधार आएगा, हमें तो लग रहा है महामारी और फैल जाएगी, सब मर जाएगी। और महामारी बहुत बड़ी तरह फैलने वाली है, बड़ा विराट रूप धारण करेगी। साल की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 23.9% गिर गई और इसमें बड़ा हाथ रहा कंस्ट्रक्शन उद्योग में भारी गिरावट का, जो 50% से ज्यादा गिर गया। नतीजा गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे शहरों के लेबर चौक पर हर सुबह दिखाई दे रहा है। काम के इंतजार में लोगों की भीड़, जो दोपहर बाद मायूस अपने ठिकानों को लौट जाती है। गुरुग्राम से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पहली तिमाही की जीडीपी की विकास दर बता रही है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी गहरा झटका लगा है। बस मालिकों की स्कूल और पर्यटन की बसें खड़ी रह गई हैं, उस पर से लोन की मार। यही नहीं, इन बसों में काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुंबई में इस सेक्टर में 20 लाख लोगों को काम मिल रहा था। ट्रक के सेक्टर में भी 40 लाख नौकरियां चली गई हैं। पूर्वा की रिपोर्ट देखिए। क्या करे, अभी परिवार चलेगा, नहीं तो आत्महत्या करने का परिस्थिति आ गई मैडम जी। अभी जिएगा कैसा आदमी? 56 साल के ज्ञानदेव पार्टे ड्राइवर है। एक निजी बस सेवा की बस चलाते हैं। उन्हें डायबिटीज़ है और डर है कि कहीं संक्रमित न हो जाए, इसीलिए उन्होंने दूसरा काम नहीं देखा। मार्च के लॉकडाउन के बाद घर बैठे रहे। वो बताते हैं कि उन्हें वेतन नहीं मिला, जबकि 5 लोगों के परिवार का पेट भरना है। अभी ये कोरोना हो गया, इतना बेकारी हो गया है, घर में अभी खाना नहीं, घर का रूम का भाड़ा देना मुश्किल हो रहा है। अभी सेठ भी पगार बिगाड़ देता नहीं, और सेठ को ही धंधा नहीं तो हमको कहाँ से पगार देगा? उसने मार्च महीने का पगार दिया हमको, उसके बाद हमको तनख्वाह बिनका कुछ मिला नहीं। लेकिन बस के मालिक भी संकट में है। विलास पाटिल की 5 बसें हैं। इनका टूरिज्म में इस्तेमाल होता है। ये बसें मार्च से खड़ी है। उन्होंने कर्ज ले रखा है और अब EMI देना है। उन्हें ड्राइवरों की भी रोटी की फिक्र करनी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। 4 महीने से गाड़ी कर रहा है, पूरा बारिश ऊपर से नीचे से पूरा गंदा हो गया है गाड़ी। तो अभी इसको बाहर निकालने को जाएगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा है। उसका इंश्योरेंस भरना है, टैक्स भरना है, इंश्योरेंस खत्म हो गया, टैक्स खत्म हो गया, पासिंग नहीं है, सब मेंटेनेंस उसको करेगा। जब भी अपने 1.5 महीने के बाद में 1.5 लाख रुपया डाल के गाड़ी खड़ा आज के तारीख में चलेगा। लॉस तो बहुत हो गया है मैडम। एक गाड़ी के पीछे कम से कम 1 लाख 1.25 लाख एक गाड़ी के पीछे लॉस हो गए। वो हफ्ता तो नहीं भर सकते।
पहली तिमाही की जीडीपी गिरावट की खासी मार ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ी है। परिवहन क्षेत्र में 47% की गिरावट देखी है। बस मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में ही 38,000 बसें हैं। मुंबई क्षेत्र में ही इससे 30 लाख लोगों का रोजगार मिलता है। एक बस का पीछे 7 जन, हम लोग अप्रोक्सीमेट 7 जन का जो जिंदगी चलता है, घर चलता है, जैसे ड्राइवर, क्लीनर और मैकेनिक, टायरमैन, गैरेज वाले सब पकड़ेगा तो 7 जन, और उनका भी फैमिली उसके ऊपर ही बेस्ड होके है। आज के दिन में मार्च 25 तारीख से पूरा बसेस रोड पे खड़ा है। 5 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जो शॉर्ट हो गया अभी जो ये कोरोना का पीरियड में। ट्रक एसोसिएशन भी संकट में फंसी हुई है। मांग कम थी तो कारोबार मंदा था और सप्लाई चेन टूट गई। ट्रक सेक्टर में ही देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलता है, लेकिन अब यहाँ भी बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन है कि हम मानते हैं कि 1 करोड़ कमर्शियल व्हीकल्स हैं पूरे देश भर में, और प्री लॉकडाउन एक इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि 20% गाड़ियां ड्राइवर के बिना खड़ी रहती थी ड्यू टू द ड्राइवर शॉर्टेजेस, यानी 80 लाख गाड़ियां सड़कों पे चलती थी। आज वही जो 80 लाख के तकरीबन 35 से 40 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, यानी 40 लाख तो सीधी कटौती जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट में होगी, ड्राइवरों की ले ऑफ में होगी। परिवहन क्षेत्र जीडीपी के लिए काफी अहम है। इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल अब इसके पहिए ठप पड़े हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि जिससे न केवल इस क्षेत्र से जुड़े हुए ड्राइवर, क्लीनर इनको मदद मिल सके, बल्कि जो मालिक है उनके भी नुकसान की भरपाई हो सके। मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। रविश रंजन ने गौतम बुद्ध नगर का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह इलाका भी औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर हैं। सबसे ज्यादा असर गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर है। गारमेंट फैक्ट्री में रखी लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं और जहां सैकड़ों लोग काम करते थे वहां सन्नाटा पसरा है। इस फैक्ट्री में बने कपड़ों का बाजार अमेरिका में है। 45 साल के मुकेश अपने कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन पहले लॉकडाउन, फिर अमेरिकन गारमेंट कंपनी के दिवालिया होने की वजह से मुकेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताज़ा सिचुएशन जो है अगले 2-3 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है। ऑर्डर्स को लेके और हमारे पास 30% कैपेसिटी पे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और बताइए कि लॉकडाउन के वजह से जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा उसका किस तरीके से आपके ऊपर में? उसमें एक तो बहुत सारी बैंक्रप्सीज हुई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर था जो कि बैंक्रप्ट हो गया है, तो जिससे सारी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर तरीके की प्रॉब्लम आई हो। हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, और जिसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। कपड़ों का ही नहीं, लघु मध्यम उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं है। नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर तीसरी-चौथी फैक्ट्री में टू लेट यानी फैक्ट्री किराए के लिए खाली है के बोर्ड टंग चुके हैं। नोएडा सेक्टर 63 की इस फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये फैक्ट्री खुली है कि बंद हो गई है? हैं? बंद है। कितने दिन हो गया? 1 महीना। गौतम बुद्ध नगर के इस तरह के छोटे कारखानों की तादाद 18,000 है, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री के नोएडा अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी के कगार पर हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी सब बंद होने के कारण हम लोग का माल जो है वो नहीं जा पा रहा। अभी तक भी हम लोग वही फेस कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास मजदूर पूरे नहीं है, और जो मजदूर हैं उनसे जो माल बन रहा है वो माल हमारे यहाँ डंप हो रहा है। बंद पड़ी फैक्ट्री और तनख्वाह समय से न मिलने का तनाव नोएडा के डीएम ऑफिस में दिख रहा है। आए दिन यहाँ मजदूर तनख्वाह न मिलने की शिकायत लेकर आते हैं और पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प होती है। आज 4 महीने हो गए हैं, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, कंपनी खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं।
पिछले महीने नोटिस लगाई थी तो इन्होंने बोला था कि अगली बार आप लोगों को धोखा नहीं होगा, कंपनी जरूर खुल जाएगा। लेकिन आज जब कंपनी खुला तो हम लोगों को अंदर नहीं लिया, 5 गाड़ी पुलिस की बुला के वहाँ पे और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी 2 महिलाओं के, हमारी साथियों के सर फट गए हैं और 4 आदमी को पकड़ के ले गई है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो बन रहा है उससे हमें भले 100-200 कम मिल जाए, पर हमारा मिल जाना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्रियां खुली हैं वहां बेरोजगारों का इस तरह का मेला लगा है। नहीं चल रही सर, ले ही नहीं रहे। क्यों रोक रखे हैं। कहाँ से आप आए हो? मैनपुरी से सर। क्या काम करते हो? सर इलेक्ट्रिशियन में पहले काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन में छूट गया नौकरी सर, नौकरी के लिए भर्ती हुई। मुंबई से अभिनेता सोनू सूद नोएडा के मजदूरों के लिए भी उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। वो गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल के साथ काम करके 20,000 मजदूरों को काम पर लगाने का वायदा कर रहे हैं। मैंने सोनू जी को रिक्वेस्ट की, सोनू जी आप हमारी मदद करिए, आप इसमें लोगों को बड़ा रोज़गार मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 10 लाख लोग काम करते थे पीक सीज़न में, अभी सिर्फ 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है काम आने के बाद हमें 3 से 4 लाख लोगों की अभी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी मदद करिए। नोएडा के 18,000 फैक्ट्रियों के मालिक और उनमें काम करने वाले 10 लाख से ज्यादा मजदूर, दोनों की एक ही समस्या है, आर्थिक मंदी और इससे उपजी हताशा। लॉकडाउन में अपने कुशल प्रबंधन से हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले सोनू सूद अब नोएडा के मजदूरों की समस्या को हल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा खा चुके बिजनेसमैन और लाखों बेरोजगार हो चुके लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि इसे सुलझाने के लिए सरकार को भी बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोगों की उम्मीदों को बचाया जा सकता है। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब रवीश की एक और रिपोर्ट इसी तरह की फरीदाबाद से देखिए। फरीदाबाद में इस तरह की 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रेन कलपुर्जे तैयार होते हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। साकेत भाटिया का परिवार बाइक और कार के कलपुर्जे बनाने के काम में बीते 30 साल से है। लेकिन लॉकडाउन से पहले ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी। अब CII के आंकड़े और ज्यादा चिंता दे रहे हैं। पूरे साल भर में उम्मीद करते हैं कि शायद 20 से 25% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव में रहेगा पिछले साल के मुकाबले। नहीं, इससे जो मेजर आप पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपका। और आपने जैसे 2 महीने का आपका रेवेन्यूज़ नीचे चले गए, आपके 2 महीने के प्रॉफिट्स सबके कॉर्पोरेट के इफेक्ट होंगे। तो ये सब जो 20-25% रहेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को नीचे लाता है, वो जॉब क्रिएशन को नीचे लाता है। साकेत भाटिया के अनुमान की तस्दीक करने के लिए हमने देश भर की नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जुटाया तो हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस साल मार्च में जहां 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं, वहीं अप्रैल में महज 3.5 लाख, मई में 2 लाख और जून में 10 लाख गाड़ियां ही रजिस्टर्ड हुईं। साकेत भाटिया और ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद के ऑटो उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर खतरा है। फरीदाबाद में मजदूरों को निकालने के विरोध में महीने भर तक धरना देने वाले फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा बताते हैं कि आज की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। मदर यूनिटों का पलायन नहीं रुकेगा, यहाँ से बाहर जाना नहीं रुकेगा और नई मदर यूनिट हमारे शहर में नहीं आएगी। हमारा शहर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और आगे और नीचे जाएगा और लॉकडाउन से बहुत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फरीदाबाद में छोटे बड़े 25,000 उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहाँ से औसतन 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट BR भाटिया बताते हैं कि सरकार को बिजली के फिक्स चार्जेस कम करने के साथ ही ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे पर GST भी कम करनी चाहिए। जैसे पावर कनेक्शन है, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका एक पावर का एक मिनिमम बिल आता है कि आप पावर चलाइए नहीं चलाइए इतना तो देना पड़ेगा। अब नहीं इतना देना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल वारा खाता है, देता है, लोग देते हैं अगर वो यूज़ नहीं करते तो। लेकिन जब बंद हो गया, इंडस्ट्री को सब जगह बंद करा दिया,
ये फोर्स मेजर था कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जब बंद कर दिया तो हमारी ये सरकार से डिमांड थी कि ये पावर का फिर वो भी बंद करिए आप, वो चार्जेस जो आप मिनिमम ले रहे हैं वो भी मत लीजिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और अकेले ट्रक व्यवसाय से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर के व्यवसाय को घुटने पर ला दिया है। इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसी के चलते भारत को एक बड़े प्लान और ईमानदार कोशिश की जरूरत है, तभी व्यवसाय और उससे जुड़े रोजगार को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद से अजीत और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।